हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड होप क्लासेस। मेरा नाम है विश्वजीत श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सितंबर के तीसरे हफ्ते के सबसे बेहतरीन और सबसे उत्कृष्ट करंट अफेयर्स को। और इसमें हम करंट अफेयर्स को एक होलिस्टिक और डिटेल्ड वे में करेंगे। और आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से रहे इस हफ्ते में। तो सबसे पहले 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर्स डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होता है M विश्वेश्वरैया का, जो कि एक महान इंजीनियर थे हमारे भारत के। और इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और जो हमारा कृष्णराज सागर डैम है ना, कावेरी नदी पे कर्नाटक में, उसके ये चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। और हैदराबाद के फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम के भी चीफ इंजीनियर थे ये। और 15 सितंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और 16 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे। और ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और इस साल इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। हालांकि इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 को। ओके। और 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और इस साल इसका थीम था मेडिकेशन सेफ्टी। और स्लोगन क्या था इस साल का? इस साल का स्लोगन था मेडिकेशन विदाउट हार्म विद अ कॉल टू एक्शन टू नो चेक एंड आस्क। 17 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और हालांकि ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। और इस साल सितंबर का तीसरा शनिवार 17 सितंबर को था, इसलिए 17 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और रेड पांडा हमारे सिक्किम का स्टेट एनिमल होता है। और 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बैम्बू डे। 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और इस साल इसका थीम था एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। 21 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। और इस साल इसका थीम क्या था? नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर्स। जो अल्जाइमर होता है वो एक भूलने की बीमारी होती है ब्रेन की। और जो ये थीम है ना, ये थीम 2021 का भी यही था और 2022 का भी यही थीम रखा गया है। तो थीम इस साल चेंज नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का म्यूजियम कहाँ बनने वाला है? ठीक है, तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। यानी राखीगढ़ी में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का म्यूजियम बनने वाला है। और ये राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो 2600 से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता है। और राखीगढ़ी सभ्यता जो है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा साइट है। राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है, याद रखिएगा ये। और इसकी खोज 1963 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बहुत सारे साइट इंडिया में हैं और बहुत सारे नए नए साइट अभी मिल भी रहे हैं। जैसे यूपी का सोनौली हो गया है ना, और यूपी का ही आलमगीरपुर हो गया, बरगांव हो गया, हुलास हो गया, और गुजरात का लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, बरौर हो गया राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का मंडी हो गया जो मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स जो है ना, वो इंडिया में है और नए नए साइट की खोज भी हो रही है। तो बहुत बार ये कहा भी जाता है कि हमें इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ना बोल के हम इसे घग्गर वैली सिविलाइजेशन बोलना चाहिए। क्योंकि जो घग्गर नदी है ना, ये हरियाणा में बहती है। इनफैक्ट जो ये राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी भी घग्गर नदी के आसपास ही स्थित है। और ये जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। तो बहुत सारे साइट इंडिया में है और इंडिया में इसकी खोज भी हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे लिए गौरव की भी बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM 2022 की सूची में कितनी नई दवाएं जोड़ी गई हैं? तो इसमें टोटल 34 मेडिसिन को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये लिस्ट जो है ना, हर 3 साल बाद आती है। हालांकि अब की बार ये जो लिस्ट है वो 7 साल बाद आई है। क्यों आई है? क्योंकि बीच में कोविड आ गया और कोविड की वजह से ये लिस्ट डिले हो गया। और इसमें 34 मेडिसिन को शामिल किया गया है और 26 मेडिसिन को इसमें से ड्रॉप आउट भी किया गया है। ठीक है, तो अब इस लिस्ट में टोटल एसेंशियल मेडिसिन की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल जो हमारे ड्रग्स है ना, उसकी संख्या हो गई है इस लिस्ट में 384, 384 मेडिसिन इस लिस्ट में हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य में नागा मिर्च महोत्सव यानी नागा किंग चिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नाम से ही साफ हो रहा है कि इसका आयोजन नागालैंड में किया गया। और ये जो नागा किंग चिली है ना, नागा मिर्च, इसको जीआई टैग मिला था 2021 में 2 अन्य और प्रोडक्ट्स के साथ। तो टोटल 3 प्रोडक्ट्स को 2021 में जीआई टैग मिला था नागालैंड से। कौन कौन से थे ये थे नागा मिर्च, जिसको किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है, नागा ट्री टोमेटो और चाकसेंग का सॉल। ठीक है, तो इन 3 प्रोडक्ट्स को 2021 में जीआई टैग मिला था नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में बीपी कानूनगो एवं कौशिक दत्ता को किस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है? तो ये कंपनी है भारत पे। याद रखिएगा इसका, बीपी कानूनगो और कौशिक दत्ता को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है भारत पे का। जो ये बीपी कानूनगो है ना, ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे और पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। और ये जो कौशिक दत्ता है ना, ये जोमेटो के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और इन दोनों को भारत पे का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है अभी। और भारत पे के चेयरमैन कौन है? भारत पे के चेयरमैन है रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। और भारत पे के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? भारत पे के फाउंडिंग मेंबर्स हैं शाश्वत नकरानी और असनीर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सचिन बंसल के किस कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी के द्वारा मिल गई है? या आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब कोई कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट होता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, पहली बार लिस्ट होने का आईपीओ बोलते हैं। और इसकी मंजूरी सेबी के द्वारा मिल गई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मिल गई है। तो इनके कंपनी का नाम क्या है? इनके कंपनी का नाम है नावी टेक्नोलॉजीज। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर भी हैं। तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स कौन कौन हैं? तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। और एक फाउंडर और आप याद रखिए, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन कौन हैं? व्हाट्सएप के फाउंडर हैं ब्रायन एक्टन और जैन कूम। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिकों के ट्रेनिंग के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन किए हैं? यानी भारत किस देश के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देगा? तो ये देश है माडागास्कर। तो माडागास्कर के डिप्लोमेट्स को भारत ट्रेनिंग देगा। माडागास्कर का कैपिटल है अंटानानारिवो एरियरी। याद रखिएगा, यह है करेंसी और कैपिटल है अंटानानारिवो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत किसने की? जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडवीय, उनके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। इसे 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा इसे। और इसके लिए ई रक्त कोष पोर्टल एवं आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? जोरार्ड मारिजने। विल पावर के लेखक कौन है? जोरार्ड मारिजने। और ये कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हैं इंडिया के जो हॉकी टीम है ना वुमेन का, उसके ये पूर्व कोच हैं। ठीक है, हाल ही में एयर इंडिया ने अपने क्षेत्रीय मुख्यालयों को किस शहर में स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये अपने जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जो रीजनल ऑफिसेज है ना, उनको ये गुरुग्राम में स्थानांतरित करेगा। और एयर इंडिया को रीब्रांड किया जाएगा और इसका नया नाम होगा विहान.ai। याद रखिएगा, ये विहान.ai इस नया कंपनी का नाम होगा एयर इंडिया का। और 5 साल का प्लान भी तैयार किया गया है इसके लिए। और इसके तहत मार्केट में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाएगी। कंपनी ये कोशिश कर रही है। 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये है हमारा प्यारा भारत। 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। और इसे 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 200 मीटिंग्स का आयोजन भारत में अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। और एक ट्रोइका बनाया जाता है, ट्रोइका बनाया गया है जिसमें भारत शामिल हुआ है अभी ट्रोइका क्या होता है? तो ट्रोइका जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंसीज होती है ना G20 के, उसको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे इटली में 2021 का G20 सम्मेलन हुआ था। अभी 2022 में हो रहा है इंडोनेशिया में, और 2023 में होगा इंडिया में। तो ये ट्रोइका बनाया जाता है ताकि जो भी हमारे मुद्दे हैं उन पे क्या डिस्कशन होगी, उसके लिए ये ट्रोइका बनाया जाता है। और अपकमिंग ट्रोइका क्या होगा? जब भारत में आयोजित होगा उस समय, तो उस समय का ट्रोइका हो जाएगा
इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में 2022 का सम्मेलन हुआ, और इंडिया में 2023 का होगा, और ब्राज़ील में 2024 का G20 सम्मेलन होगा। तो ये आप ट्रोइका याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि किस राज्य में 2 अक्टूबर से पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होगी? कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो ये कश्मीर में शुरू की जाएगी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। और कितना किलोमीटर का होगा? 137 किलोमीटर का होगा ये, और ये बनिहाल से बारामूला रेल लिंक पर स्थापित की जाएगी इसको। ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान के साथ IBM ने भारत में एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए साझेदारी की है? तो ये है हमारा IIT मद्रास। IIT मद्रास और IBM ने मिलकर भारत में एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए साझेदारी की है। और IIT जो मद्रास है ना, हमारा IIT मद्रास भारत का पहला इंस्टीट्यूशन था जिसे ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शामिल किया गया था। हाल ही में छठा जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है? जिमेक्स एक्सरसाइज छठी बार किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो ये है जापान के साथ। जिमेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये नेवी के बीच किया जाता है और इसे बे ऑफ बंगाल में किया जा रहा है इस साल। और इसे भारत की तरफ से, और इस भारत की तरफ से कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? तो भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS कदमत इसमें शामिल हो रहे हैं। और भारत और जापान के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइज होता है? भारत और जापान के बीच होता है सहयोग काइजिन, जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है दोनों देशों के। धर्मा गार्डियन होता है जो आर्मी करती है। सिन्यू मैत्री जो एयरफोर्स करती है। लेकिन सावधान, सिन्यू मैत्री को आप मैनामती मैत्री से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैनामती मैत्री हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, BSF करती है दोनों देशों की। मैनामती मैत्री बांग्लादेश के साथ होता है हमारा, और सिन्यू मैत्री जापान के साथ होता है। ठीक है, और एक मैत्री एक्सरसाइज भी होता है जो थाईलैंड के साथ होता है, आर्मी करती है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैनामती मैत्री बांग्लादेश के साथ, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ, और सिन्यू मैत्री जापान के साथ। और जापान के PM कौन है? जापान के PM है फूमियो किशिडा। ठीक है, फूमियो किशिडा। और जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो सम्राट है यहाँ के। और ये नारुहितो जब ये बने थे ना राजा, तो वहाँ पे रीवा युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इतना डाटा आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एक्सरसाइजेज में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेदांता और फॉक्सकॉन के सहयोग से भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत की वेदांता और फॉक्सकॉन के सहयोग से भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अहमदाबाद, गुजरात में। आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसे भारत की माइनिंग कंपनी, ये जो वेदांता है भारत की माइनिंग कंपनी है ये, और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये फॉक्सकॉन, इसे मिलकर स्थापित कर रही है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और अहमदाबाद में ही है ढोलेरा। ठीक है, ढोलेरा जिसे सेमिकॉन सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, ढोलेरा को सेमिकॉन सिटी बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य की सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों के लिए मुआवजे को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है? तो ये है हमारा प्यारा कर्नाटक। तो कर्नाटक ने अपने वन शहीदों के आश्रितों के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है मुआवजे को। और CM कौन है कर्नाटक के? कर्नाटक के CM है बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बेलग्रेड, सर्बिया में। ठीक है, याद रखिएगा ये बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित हुआ था। और विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो भी सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में हुई थी ना अभी, तो इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके साथ ही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। याद रखिएगा, ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीता है। इन्होंने पहला मेडल कब जीता था? 2019 में जीता था, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में हुआ था, और वहाँ भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और अब 2022 में भी बेलग्रेड, सर्बिया में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, और ये भारत की पहली रेसलर बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता है। चलिए, और अब देखते हैं कुछ संन्यास। ठीक है, तो रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर
रसेल हाइनस ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये वुमेन क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया से। और पिछले वीडियो में ही हमने देखा था एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास की घोषणा कर दी। और विराट कोहली तीनों फॉर्मेट जो होता है ना क्रिकेट का, T20, वनडे और टेस्ट, इनमें 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है। और अभी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी अभी। इन्होंने 103 ATP सिंगल टाइटल्स और 20 ग्रैंड स्लैम, जो कि अपने आप में सबसे हाईएस्ट है, इन्होंने जीता है। और जो लेवर कप होगा इनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। और इन्होंने अपना पहला जो टूर्नामेंट था ना ग्रैंड स्लैम, उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में 2003 में पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीत लिया था, विंबलडन वाला। ठीक है। और भारतीय महिला क्रिकेट गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। बहुत महान गेंदबाज हैं ये, भारत की ये महिला क्रिकेटर हैं। और इन्होंने 12 टेस्ट, 204 ODI एवं 68 T20 में कुल 355 विकेट लिए हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत के लिए। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सूरत, गुजरात में, ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था। और इस मौके पर इन्होंने हजीरा गुजरात में एक बायो इथेनॉल प्लांट बनाने की नींव रखी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लेह में आयोजित लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर के द्वारा। और तो इन्होंने लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किया। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्मार्ट एड्रेस को लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। इंदौर स्मार्ट एड्रेस को लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना है। और ऐसा इसे एक संस्था के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको किस संस्था के साथ लॉन्च किया गया है? पता नेविगेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। और इसका जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में इसरो काम कर रहा है इसके साथ। और इस स्मार्ट एड्रेस में आप ऐप के माध्यम से अपने घर का फ़ोटो और लैंडमार्क का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका एड्रेस स्मार्ट एड्रेस के रूप में तब्दील हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी किस राज्य के विधानसभा द्वारा मिल गई है? तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। और अगर ये बन जाता है तो ये भारत तीसरा देश होगा जहां फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी, रसिया और चाइना के बाद। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 4 कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति यानी ST लिस्ट में शामिल किया है। कौन कौन से समुदाय हैं यहाँ पे देख लीजिए आप। हट्टी समुदाय जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से स्थित में होती है, हट्टी समुदाय। और नाड़ी कोरावन और कुड़ी विरक्कन जो कि तमिलनाडु की ट्राइब है, और बिंसिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की है। तो इन 4 ट्राइब्स को यूनियन कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में शामिल किया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज काकड़ू, जिसमें भारत के INS सतपुरा और PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं, यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें 14 देश की नेवी इसमें भाग ले रही है। और भारत की तरफ से INS सतपुरा एवं PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें भाग ले रहे हैं। और PATI जो है ना, इसको अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाई है। ठीक है। इसको बोइंग ने बनाई है, अमेरिका की कंपनी। और एक्सरसाइज पिच ब्लैक भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले। पिच ब्लैक कहाँ हुआ था बता सकते हैं? तो ये भी अभी ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुआ था। और इसमें कितने कंट्रीज ने भाग लिया था? इसमें टोटल 17 देशों की एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया था। और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI एवं C-17 एयरक्राफ्ट ने भाग लिया था पिच ब्लैक में। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? 14 देशों ने, काकड़ू में। हाल ही में भारत ने नेपाल को हराकर चौथी बार सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है। कोलंबो, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने चौथी बार सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। और इसमें जो इंडियन कैप्टन हैं वेन लाल पेका,
वेन लाल पेका कैप्टन थे ये। इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है एवं जो गोलकीपर है साहिल, उनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। और सैफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? सैफ का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। तो हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। और आयोजन कहाँ हुआ था? अंडर-17 कोलंबो श्रीलंका में। मनसबल लेक स्थित ट्रेनिंग सेंटर, जिसको 32 साल बाद भारतीय नौसेना ने पुनर्स्थापित किया है, यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पे एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी पहले, टेंशन की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तो अब 33 साल बाद इसको पुनः खोला गया है। इसको इंडियन नेवी ने रिवाइव किया है इसको। हाल ही में फूड सिक्योरिटी एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है झारखंड। झारखंड फूड सिक्योरिटी एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य बना है। पहला और दूसरा कौन कौन सा था? पहला राज्य था बिहार और दूसरा राज्य था उड़ीसा। इन दोनों ने 2018 में फूड सिक्योरिटी एटलस को जारी किया था। और ये एटलस क्या होता है? ये एटलस ये होता है कि आपके स्टेट के हर क्षेत्र में फूड की क्या स्थिति है। अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे बाहर सूखा इत्यादि आती है, तो उस समय आपके फूड सिक्योरिटी कितना मजबूत है, इसको ये एटलस दिखाता है। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं रमेश बैस। इंडियाज जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन की पहली वर्षगांठ पर दिल्ली में पहले शून्य फोरम की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी नीति आयोग के द्वारा की गई। इंडियाज जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन की पहली वर्षगांठ मनाई गई और शून्य फोरम की मेजबानी की गई नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी। और चेयरमैन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अनिकेत डोगर। अनिकेत डोगर को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या किया है इन्होंने सरकार के वेलफेयर स्कीम्स से लोगों को कनेक्ट किया है। जो भी सरकार की वेलफेयर स्कीम होती है ना, उनसे लोगों को कनेक्ट किया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाएँ, उनके बारे में जान पाएँ। और ये अवार्ड अनुराग ठाकुर के द्वारा दिया गया है। अनुराग ठाकुर कौन है? इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं भारत के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 2022 के पहले 7 महीनों में। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा आंध्र प्रदेश। और इस रिपोर्ट को DPIIT ने जारी किया है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने जारी किया है इसको। सेकंड नंबर पे है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन 2022 यानी मीजू रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार भारत में कुल रिकॉग्नाइज चिड़ियाघरों यानी जू की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल जू की संख्या है 147। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। इसमें 17 लार्ज हैं और 23 जो है वो मीडियम है, 33 स्मॉल हैं और 60 जो हैं वो मिनी जू हैं। ठीक है, और 14 रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं। और इस रिपोर्ट में इंडिया के सारे जू का सर्वे किया गया। ठीक है, और ये रिपोर्ट उसके बाद पब्लिश की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2013-14 के मुकाबले 2018-19 में 2013-14 के मुकाबले 2018-19 में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी 28.6% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है 40.6%। ठीक है, यानी जो हेल्थ सेक्टर हमारा है ना, उसमें जो सरकार व्यय करती है, तो उसका जो परसेंटेज था पहले 2013-14 में वो 28.6% था। अब बढ़ के कितना हो गया है? 40.6%। और पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर भी 74% इंक्रीज हुई है। यानी जो पर कैपिटा पे हम खर्च करते हैं वो 74% तक इंक्रीज हुई है। और पहले 2013-14 में पर कैपिटा स्पेंडिंग कितना हुआ करती थी? 1042 रुपये जो सरकार खर्च करती थी हम पे। और 2018-19 में बढ़ के कितनी हो गई है? 1815 रुपये। और प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी 51% से बढ़कर 55% हो गया है। और इसके साथ भारत का टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कितना है 2018-19 में? 5.9 लाख करोड़।
ठीक है, तो इतना डाटा आप याद रखिए इसमें। चढ़ती बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किस राज्य में? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च हुआ है अभी। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तिरुपति में। ठीक है, तिरुपति में इसको स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 का, उसमें स्वामी विवेकानंद जी के फिलोसफी से डीपली इंस्पायर है, ये बात बोली धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाश चंद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये राज्य है, ये देश है एरिट्रिया। एरिट्रिया में प्रकाश चंद को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और भी बहुत सारे देशों में हमारे राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, चलिए इस वीडियो में भी देख लेते हैं। वियतनाम में भारत के नए राजदूत बने हैं संदीप आर्या। दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं अमित कुमार। और जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं सीबी जॉर्ज। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं नमग्या सी खम्पा। न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त बनी है नीता भूषण, इंपॉर्टेंट है ये। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त संजय वर्मा बने हैं। और थाईलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं नागेश सिंह। और इम्पोर्टेंट है ये, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विनोद अग्रवाल। तो विनोद अग्रवाल को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसका? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरर्स का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। भारत ने डेनमार्क के साथ एक संयुक्त व्हाइट पेपर लॉन्च किया है जो अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया पर आधारित है। और इसको वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 जो कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई थी, वहाँ पे जारी किया गया था। और इसमें वेस्ट वाटर पर बात की गई है कि हम वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करेंगे इसमें, तो ये बात की गई, इंपॉर्टेंट है ये। डेनमार्क के साथ ये लॉन्च किया गया है व्हाइट पेपर को। और इस इवेंट को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अटेंड किया था। और भारत 2024 तक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए $140 बिलियन खर्च करेगा। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल के द्वारा पहली बार महिला कैमल राइडिंग स्क्वाड बनाया गया है? तो ये है बीएसएफ के द्वारा पहली बार महिला कैमल राइडिंग स्क्वाड बनाया गया है। और इसे कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा? इसे जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, राजस्थान और गुजरात में, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जोआओ लोरेंको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये देश है अंगोला। ठीक है, अंगोला के प्रेसिडेंट बने हैं ये दोबारा से। ठीक है, दूसरे कार्यकाल के बने हैं। अंगोला का कैपिटल क्या है? लुआंडा। और करेंसी है क्वांजा। तो ये अंगोला अफ्रीका का कंट्री है एक। और अफ्रीका में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अफ्रीका में है मसई मारा नेशनल पार्क जो कि केन्या में है। और मसई मारा ट्राइब भी देखने को मिलेगा केन्या और तंजानिया में। और तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोमा। और तंजानिया में ही स्थित है माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। और कौन कौन से ट्राइब होते हैं अफ्रीका में? और कारो ट्राइब है इथोपिया में। हमार ट्राइब याद रख सकते हैं, वो भी इथोपिया में ही है। और जुलू ट्राइब साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन ट्राइब कालाहारी डिजर्ट में पाया जाता है। और हिम्बा ट्राइब नामीबिया में पाया जाता है। तो ये सब आप ट्राइब याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुमंत कठपालिया को किस बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये बैंक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का एमडी और सीईओ इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। हाल ही में सीएसबी बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रलय मंडल। प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और सीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर केरल में। और ये 3 साल के लिए ये एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं 76वें। और 75वें कौन थे? प्रणव वी। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किस पुस्तक को लॉन्च किया गया? तो ये पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी। अंबेडकर एंड मोदी बुक को लॉन्च किया हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। CSIR की पॉपुलर साइंस मैगजीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? तो यह है विज्ञान प्रगति।
विज्ञान प्रगति बुक CSIR के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। और अभी रिसेंटली ऑल इंडिया राज्यसभा सम्मेलन आयोजित हुआ था दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में, उसी में यह अवार्ड दिया गया। और इसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित करवाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित स्पेशल चैरिटी मैच जिसको लीजेंड्स लीग सीरीज के भी नाम से जानते हैं, किसने जीता है इसको? तो इसको जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। इंडिया लीजेंड्स ने वर्ल्ड जाइंट्स को हरा के ये खिताब जीता है। और इसमें यूसुफ पठान ने हाफ सेंचुरी भी लगाई। और ये मैच कहाँ खेला गया है? ये मैच ईडन गार्डन में खेला गया था, कोलकाता में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं वेनेसा नकाते, इनको नियुक्त किया गया है गुडविल एम्बेसडर। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डायरेक्टर जनरल हैं कैथरीन रसल। और टोटल मेंबर कितने हैं? 192। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वच्छता पोर्टल फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया श्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस हैं। और ये क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि स्वच्छता एवं शिकायत की जो पेंडेंसी है ना, जो पेंडिंग शिकायतें हैं उस पर काम किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, पेंडिंग केसेज को कम किया जाए उनको। इस पोर्टल का उद्देश्य यही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस यानी ABC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रताप पवार को ABC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ABC जो भी मैगजीन एवं न्यूज़पेपर होता है ना हमारा, उसके सर्कुलेशन को ऑडिट करता है। ये एक नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। हाल ही में मुंबई इंडियंस इमिरेट्स टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो हमारे ये सेन बॉन्ड है ना, सेन बॉन्ड को क्या नियुक्त किया गया है? मुंबई इंडियंस इमिरेट्स टीम का हेड नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर यही पूछे कि मुंबई इंडियंस का न्यू कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएंगे मार्क बाउचर। मुंबई इंडियंस के हेड कोच मार्क बाउचर को, और इमिरेट्स टीम के लिए सेन बॉन्ड को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और इससे पहले कौन थे? मार्क बाउचर से पहले कौन थे? महिला जयवर्धने थे मुंबई इंडियंस के हेड कोच। और मार्क बाउचर जो हैं वो साउथ अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका मेंस नेशनल टीम के ये हेड कोच भी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगामी IPL 2023 में किस नए रूल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? किस नए रूल को लागू किया जाएगा? तो ये है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। क्या बोलता है ये रूल? ये रूल ये है कि अगर आप जो भी प्लेइंग 11 है ना, उसमें से किसी एक खिलाड़ी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप 14 ओवर से पहले इसको रिप्लेस करना होगा। और इसे अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसे IPL 2023 में भी इसको लागू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका जारी किया गया है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्या होता है ये BLO? BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो भी BLO होते हैं ना, उनको इलेक्शन कमिश्नर से सीधे कनेक्ट करना होता है। और कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम वोटर्स डे भी मनाते हैं, इसीलिए वोटर्स डे। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, हालांकि अभी एक पद रिक्त है। और एक कौन है? अनूप चंद पांडे। ठीक है। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। और आर्टिकल 324 में, जो आर्टिकल 324 है, उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन का बात इसमें किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की पहली फ्लाइंग बाइक किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो यह है एयरविंस टेक्नोलॉजीज, यानी एयरविंस टेक्नोलॉजी के द्वारा विश्व का पहला फ्लाइंग बाइक बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एयरलाइन कंपनी के द्वारा अपनी कंपनी को विहान.ai के रूप में रीब्रांड करने की घोषणा की गई है? विहान AI के रूप में। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में। तो ये है हमारा एयर इंडिया को अब विहान AI के रूप में रीब्रांड किया जा रहा है। और 5 साल के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। अभी डोमेस्टिक मार्केट में इसका जो शेयर है वो 8% है, और इसको ये बढ़ा के 5 साल में 30% करना चाहती है एयर इंडिया। और एयर इंडिया के MD और CEO कौन है? कैम्पबेल विल्सन है। और
और एक न्यूज़ अच्छा आप सुनिए कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ने कौन सी कंपनी बनाई थी। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ने कौन सी कंपनी बनाई थी, तो ये थी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया को बाई करने के लिए टाटा के द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें चौथे पायदान पे है और ये 2 पायदान नीचे खिसक गया है। और नंबर 1 कंट्री कौन सा है, नंबर 1 कंट्री है इसमें वियतनाम। ठीक है, वियतनाम नंबर 1 कंट्री है इसमें, भारत चौथे नंबर पे था। USAID और यूनिसेफ ने मिलकर किस सीरीज को दूरदर्शन एवं यूट्यूब पर लॉन्च किया है, तो ये है दूर से नमस्ते। ठीक है, दूर से नमस्ते सीरीज को लॉन्च किया गया है। USAID क्या है, USAID है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और याद रखिएगा इतना चीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा कितने स्टार्टअप्स को इंस्पायर अवार्ड दिया गया है, कितने स्टार्टअप को इंस्पायर अवार्ड दिया गया है, तो टोटल 60 स्टार्टअप्स को ये इंस्पायर अवार्ड दिया गया और 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया। और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया, जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी मंत्री हैं और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के भी ये राज्य मंत्री हैं, आप याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये प्रतियोगिता बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुई थी, जहाँ पे विनेश फोगाट ने भी दूसरा अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहली ऐसी भारतीय महिला बनी थी वो, जो कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी भारत की। और तो ये भी बजरंग पूनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहाँ पे। और ये चौथा मेडल है इनका। पहला मेडल 2013 में आया था इनका, 2013 में इन्होंने जीता था, 2013 में। दूसरा था 2018 में, तीसरा 2019 में और अब 2022 में इन्होंने चौथा मेडल जीता है अपना। और ये बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं प्रसन्ना कुमार मुतुपल्ली, इनको नियुक्त किया गया है अभी NLC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, NLC इंडिया लिमिटेड का CMD। और NLC एक गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है जो फॉसिल फ्यूल माइनिंग का काम करती है एवं थर्मल पावर जनरेशन का भी काम करती है ये कंपनी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत काम करती है। और NLC का हेडक्वार्टर कहाँ है, NLC का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी विश्व के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार। और इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, इनकी टोटल नेटवर्थ है $147 बिलियन। ठीक है, और 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे है एलोन मस्क, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, $264 बिलियन। ठीक है, और मुकेश अंबानी नंबर 10 पे हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है, $88.7 बिलियन उनकी नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्रेट प्लेस टू वर्क द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन वर्क प्लेस कल्चर में शामिल भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है, यानी काम करने के लिए सबसे अच्छा जगह जो है वो कौन से बैंक को दिया गया है, कौन सा बैंक उसमें शामिल है एकमात्र बैंक, तो वह है हमारा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक को इसमें शामिल किया गया है और टॉप 100 में मात्र ये एक बैंक है भारत से जिसको शामिल किया गया है। इसका रैंक कितना है, 63rd, यानी 63वें नंबर पे है ये रैंक में। और फेडरल बैंक का ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोची केरल में। ठीक है, कोची केरल में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य ने अपने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है, तो ये राज्य है हमारा प्यारा तेलंगाना। तेलंगाना ने अपने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। CM है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। हाल ही में 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को क्रॉस करने वाली कंपनी कौन सी बनी है, तो ये है SBI। SBI ने अभी 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को क्रॉस किया है और ये 7वें रैंक पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रीलंका को सबसे ज़्यादा उधार देने वाला देश कौन सा बन गया है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसने भारत को सबसे ज़्यादा उधार दिया है
और कितना उधार दिया है इसने भारत को, श्रीलंका को? टोटल 968 मिलियन डॉलर्स का इसने उधार दिया है टोटल श्रीलंका को। और इसने भारत ने अभी चाइना को ओवरटेक कर लिया है। और ये 2022 के मात्र 4 महीनों में दिया गया लोन है श्रीलंका को। और हालांकि चाइना की ये पॉलिसी रही हमेशा से कि देशों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो और जब वो देश लोन ना चुका पाए तो उसके टेरिटरी पर कब्जा कर लो। और इसका जीता जागता उदाहरण है अभी श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। तो हम्बनटोटा पोर्ट को अभी चाइना ने कब्जा लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस की संख्या जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है वो कहाँ है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेज हैं। कितना पेंडिंग केस है उत्तर प्रदेश में? 9,33,000 टोटल केस पेंडिंग है, जो कि घोर अपराध महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ और सीनियर सिटीजन के खिलाफ किए गए हैं। वैसे केसेस की संख्या 9,33,000 है केवल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर अपना पहला डुरंड कप जीता? तो पहला डुरंड कप किसने जीता है अपना? ये है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। और ये 131वां एडिशन था, 131वां एडिशन था। और मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को इसने हराया, बेंगलुरु एफसी ने। और डुरंड कप 1888 से खेला जा रहा है। बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है ये डुरंड कप। और याद रखिएगा डुरंड कप, क्योंकि बार बार पूछ लिया जाता है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा फुटबॉल। और 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? युवा भारती क्रीडांगन में किया गया, जो कि और इसे साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मनोज बाजपेयी के द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत ही महान कलाकार मनोज बाजपेयी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके राइटर कौन है? इस बुक के राइटर हैं जीवेश नंदन। और जो मनोज बाजपेयी हैं इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिल चुका है बहुत सारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन 2 राज्यों ने पराली की समस्या से निपटने के लिए समझौता किया है? तो ये राज्य है दिल्ली और पंजाब। दोनों जगह अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन्होंने दोनों ने राज्यों ने समझौता किया है, पराली की समस्या से निपटने के लिए कोलैबोरेशन किया है। और ये दोनों पूसा बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम मतलब जो पराली है उसको जलाएं नहीं, उसको डिकम्पोज कर दिया जाए। और इसको 500 एकड़ ज़मीन पे उपयोग किया जाएगा, 5,000 एकड़ ज़मीन पे इसको उपयोग किया जाएगा। और 15 से 20 दिनों में ये डिकम्पोज हो जाता है पराली इस डिकम्पोजर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है खूबसूरत अंडमान और निकोबार। अंडमान एवं निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। इसकी घोषणा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। क्यों किया गया है घोषणा ये? क्योंकि अंडमान निकोबार ने हर घर नल से जल दिया है, हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, ODF प्लस है हमारा अंडमान निकोबार। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये स्टेटस दिया गया है। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म का आयोजन हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म का कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। और इसको 3 दिन तक आयोजन किया गया, 18 से 20 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। और इस मीटिंग को चेयर कौन कर रहे थे? टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें ये बात कही गई कि टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, तो इन सब बातों पे डिस्कस हुआ। और इस मीटिंग में जी किशन रेड्डी ने ये कहा कि जहाँ 2014 में हमारे पास सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, अब हमारे पास टोटल 140 एयरपोर्ट हो गए हैं, जिससे हमें टूरिज्म को फ़ायदा मिलता है। और इसमें यह भी कहा गया कि रामायण सर्किट की तर्ज पे अंबेडकर सर्किट भी बनेगा, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जोड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज है ना उनको जोड़ेगा अंबेडकर सर्किट में। हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ पर 7 नए नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश में 7 नए नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और इसे टोटल 1128 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। टोटल लेंथ होगी 222 किलोमीटर, और इसमें 6 लेन, एक आगरा से ग्वालियर हाईवे बनेगा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा,
जो कि यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगा। 6 लेन बनेगा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। और एमपी का इंदौर क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल एड्रेस की शुरुआत की गई है और ऐसा करने वाला ये पहला स्मार्ट सिटी बना है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? तो ये है हमारा प्यारा भारत। 2023 में इसकी एससीओ की अध्यक्षता भारत करेगा। और जो हमारे 2023 में आयोजन होगा ना भारत में, उसमें ईरान को एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। और एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और एससीओ में टोटल 8 मेंबर हैं। और एससीओ के फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से थे, किसने बनाया था इसको? चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके। और ये सब याद रखिए डाटा आप इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएई किस देश के साथ मिलकर चांद पे अपना पहला रोवर मिशन करेगा? तो ये है चीन। चीन मिलकर ये रोवर मिशन करेंगे और ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 कंट्री स्पेस कोऑपरेशन को करेंगे। इसमें चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, एवं यूएई का मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर मिलकर भाग लेंगे। और यूएई इसी साल दिसंबर में अपना चांद पर एक रोवर भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसके लैंडर को जापान की कंपनी इन स्पेस ने बनाया है एवं रोवर का नाम राशिद है। तो दिसंबर में ये भेजने की कोशिश में है चांद पे अपना रोवर यूएई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार दौलताबाद फोर्ट का नाम बदलकर देवगिरी फोर्ट कर दिया गया है। यह फोर्ट किस राज्य में स्थित है? दौलताबाद फोर्ट का नाम बदल के देवगिरी फोर्ट कर दिया गया है। तो ये कहाँ फोर्ट स्थित है? ये फोर्ट स्थित है महाराष्ट्र में। और क्यों किया गया? हालांकि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है ना उद्धव ठाकरे, जब उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर किया था तभी से इसकी मांग उठ रही थी। और इस किले का नाम दौलताबाद किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख राजा भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो 5 निर्णय थे वो सारे फेल हो गए थे। और उसी में से एक ये था कि अपनी राजधानी को इसने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल के इसने दौलताबाद कर दिया था। तो वापस से दौलताबाद का नाम अब देवगिरी किया जाएगा और ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड के बीच अभ्यास 01-22 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच इस अभ्यास एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। कोस्ट गार्ड के बीच किया जाता है ये। और भारत और अमेरिका के बीच कौन से एक्सरसाइज होते हैं? युद्धाभ्यास होता है, टाइगर ट्रायम्फ होता है। टाइगर ट्रायम्फ एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। और वज्र प्रहार होता है और कोप इंडिया होता है अमेरिका के साथ। हाल ही में फ्रांस के टॉप सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान, ये फ्रांस का सबसे टॉप सिविलियन ऑनर है। तो ये दिया गया है, सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल को। ये पीरामल फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन है। और 2012 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और 2006 में फ्रांस के ही जो सबसे दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत ही ये प्रतिष्ठित सम्मान डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा CM द हैसी यानी लेट्स इन्फॉर्म द CM पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मणिपुर के CM N बीरेन सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा अपनी दर्ज की गई शिकायत का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा नो बैग डे इन स्कूल्स लॉन्च किया गया है? तो ये है बिहार। तो बिहार के द्वारा नो बैग डे लॉन्च किया गया है। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि मतलब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के ऊपर स्कूल बैग्स का भार ना पड़े और केवल आपको लंच ले जाना है उस दिन। और कम से कम एक दिन ऐसा मतलब होगा हफ्ते में जिसमें स्पोर्ट्स पीरियड लाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स का बर्डन कम हो और छात्रों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाए। ठीक है। और बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इतना डाटा भी याद रखिए इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंबर किसे नियुक्त किया गया है? तो थॉमस देवासिया को
ये नियुक्त किया गया है मेंबर इडई का। और इडई में चेयरमैन को लेकर टोटल 10 मेंबर होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर और 1 चेयरमैन, टोटल 10 मेंबर होते हैं इडई में। और इडई के चेयरमैन कौन है अभी? देवाशीष पांडा। और इस्टेब्लिश कब हुआ था इडई? इडई को कब बनाया गया था? 1999 बनाया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है हेडक्वार्टर, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर स्थित है इडई का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार सिंह को एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और ये अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हैं, याद रखिएगा ये। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 8 आईआईटी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो 8 आईआईटी के डायरेक्टर्स को आप यहाँ देख सकते हैं। आईआईटी पलक्कड़ में, आईआईटी तिरुपति में, आईआईटी धरवार में, आईआईटी भिलई, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गोवा और आईआईटी जम्मू। तो इन सब में नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई, नाम भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि अभी नई बनी ही पार्टी है, इसको कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ये अभी बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है अभी। और हाल ही में जापान में नानमाडोल टाइफून आया और जिसे जापान के स्पेस स्टेशन को तबाह कर दिया। और अभी भी लगभग 1,30,000 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है वहाँ पे। और हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया ये? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया ये। और इसमें क्या बोला गया? इसमें लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने संबंधी चर्चा की गई। और लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्ट एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला, भारतमाला एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को बनाया जा रहा है। और इसमें ये चर्चा की गई कि कैसे हम अपने लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बना सकते हैं और इंपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का आयोजन हुआ? तो ये पिट्सबर्ग यूएसए में इसका आयोजन किया गया। और इसका इंडियन डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी हैं। और इस फोरम में टोटल 30 देशों ने भाग लिया, ठीक है। 30 देशों ने भाग लिया इसमें। और चर्चा ये हुई कि इसमें हम कैसे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि हम कार्बन जो एमिशन है उसको कम कर सकें, ठीक है, और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि हाल ही में किस जहाज़ को 32 सालों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया यानी डीकमीशन कर दिया गया? तो ये कौन सा जहाज़ है? ये है INS अजय, यानी INS अजय को 32 सालों की सेवा के बाद डीकमीशन कर दिया गया है। और इस सेवा मुक्त जो समारोह है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? उसको नेवल डॉकयार्ड मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और INS अजय को 24 जनवरी 1990 को USSR के पोर्ट जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। इसने ऑपरेशन तलवार, जो कि कारगिल युद्ध के समय नेवी के द्वारा किया गया था, एवं ऑपरेशन पराक्रम जो 2001 में किया गया था, इन दोनों युद्धों में इसने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया था। INS अजय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया इसने। और 32 सालों के बाद अब इसे सेवा विमुक्त कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। और जो यहाँ पे INS निशांक और INS अक्षय देख रहे हैं ना आप, अभी इनको भी कुछ दिन पहले इनको भी डीकमीशन किया गया था। इन्होंने भी भारतीय नेवी को 32 सालों की शानदार सेवा दी थी। और INS गोमती जो है ना यहाँ पे, इसे भी डीकमीशन कर दिया गया है और इसने देश को 34 साल सेवा दी अपनी। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सारे नेवल शिप्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा ENC नौकायान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में ENC नौकायान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किस देश ने नेपाल को हरा के अपना पहला सैफ वुमेन चैंपियनशिप जीत लिया है? तो ये देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने नेपाल को हरा के सैफ चैंपियनशिप जीत लिया है। सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में है। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये मैच काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसमें बांग्लादेश ने जीता। और काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था इसको। और बांग्लादेश की जो कैप्टन है ना, सबीना खातून, वो टॉप स्कोरर रहीं और उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला।
और बेस्ट गोलकीपर रही बांग्लादेश की ही रूपना चकमा, और बांग्लादेश को फेयर प्ले अवार्ड भी दिया गया। और जो कुछ अभी सैफ चैम्पियनशिप हुए हैं ना, उनकी लिस्ट यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूजिंग है ये। तो सैफ अंडर 17 जो चैम्पियनशिप हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले, उसमें भारत जीता था 4थी बार। भारत ने अपनी जीत दर्ज की इसमें। सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप में नेपाल को हरा के जीता था इसने। और सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप को भी भारत ने ही जीता, बांग्लादेश को हरा के। और सैफ अंडर 18 चैम्पियनशिप जो कि महिलाओं का हुआ था, उसमें भी भारत ने ही जीता, बांग्लादेश को हरा के। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिस्ट को आप याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं और एग्जाम में इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा सबसे अंतिम सवाल। अब बढ़ते हैं ऑब्ituary की तरफ, श्रद्धांजलियाँ। जो लोग हमारे बीच अब नहीं रहे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच फिल्म मेकर जेन लुक गोडार्ड का निधन हो गया। ये फ्रेंच फिल्म मेकर थे। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ़ का निधन हो गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित एवं मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सैमी वेलू का निधन हो गया। पूर्व डेविस कप के कप्तान नरेश कुमार का निधन हो गया। कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मानिक राव गावित का निधन हो गया। एवं श्रीमद पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज जी का निधन हो गया। और उड़ीसा के बीजेपी नेता विष्णुचरण सेठी जी का निधन हो गया। तो ये था एंड इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, और आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।